स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 28 देखा है अब तक। चार्जिंग सेक्शन पहला, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। In case of an export, SSC profit on sale of import license, profit on sale of duty entitlement passbook, duty drawback and cash assistance. थर्ड बताया था in case of यहाँ any compensation due to a receipt by any person for not carrying out any business activity or professional activity नया ऐड हुआ है फाइनेंस एक्ट 16 से। दूसरा मैंने बताया था any compensation due to a receipt for not sharing any know-how, patent, copyright, franchise license, formula, fees और such type of commercial rights etc. उसके बाद बताया था any compensation due to a receipt by any person against terminating or modification in terms of a contract relating to an Indian company or other company. Other company means foreign company also. Second बताया था against termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency. तीसरा बताया था vesting of the management in favor of the government. Keyman insurance policy, the value of any benefit or perquisites arising from business or exercising of profession, whether convertible into money or not. इसके बाद बताया था any remuneration, salary, bonus, commission or other sums received or receivable by partner from its partnership firm are chargeable to tax under the head PGBP in the hands of the partner. याद आया? और सेक्शन 35A(D) बस ना, कुछ छूटा नहीं ना है। सेक्शन 29 बताया था हाउ टू कॉम्प्यूट, तो कहा मेरी तरफ ना देखो, सेक्शन 30 टू सेक्शन 43D को देखो। सेक्शन 30 कहता है इफ़ यू हैव एनी बिल्डिंग विच इज़ स्पेशली यूज फॉर योर बिजनेस और प्रोफेशन एंड यू आर इनकरिंग एनी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, रिपेयर, tax, insurance, rent, then these expenditure are to be allowed under the section 30. Section 31, अगर आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है या फिर फर्नीचर और फिक्सचर है, उसको आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं और उस पर कोई रिपेयर और इंश्योरेंस का खर्च करते हैं, तो वो खर्चा अलाउड होगा आपको सेक्शन 31 में। लेकिन रेंट और टैक्स को अलाउड नहीं किया गया था 31 में। कहाँ अलाउड किया गया था? 37 में। 37 कहता है अगर कोई खर्चा 30 से 36 में अलाउड ना हो, रेवेन्यू नेचर का हो, प्रीवियस ईयर में हो, कैपिटल नेचर का ना हो, बिजनेस के लिए किया गया हो, तो सेक्शन 37 कहता है, हाँ बोलो, मैं हूं ना। चलो सेक्शन 32। इसके बाद हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पे आए थे और डेप्रिसिएशन में एक अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी। पहला मैंने बताया था देयर आर वास्ट डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन डेप्रिसिएशन। जो टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन है वो डे वाइज नहीं चलता, या तो पूरा मिलता है या तो 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है। 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन कब मिलता है? ना 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 ना, गलत बोल रहे हो। उसके लिए मैंने लाइन लिखवाई है, जरा उस लाइन को ढंग से पढ़ो। इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन इन दैट केस डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड, depreciation shall be restricted to the 50% of the normal depreciation. Is it clear? हाँ या ना? उसमें मैंने बताया था सेक्शन 32 की डेफिनेशन, इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट depreciation shall be allowed to the owner of the asset, includes fractional owner, by using WDV method on block of assets at the rates specified under this. रेट्स के बारे में जब बात हुई थी, अच्छा ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में जब बात हुई थी, तो डेफिनेशन दी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 की। ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ एसेट्स विच फॉल अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड। ये हो गया था। और उसके बाद हम लोगों ने रेट्स ऑफ कैटेगरी की बात आई। कैटेगरी में 5 कैटेगरी बताई थी। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी नहीं था, दूसरा मैंने कहा था ध्यान देना, फर्नीचर, फिर प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स और इंटेंजिबल एसेट्स।
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की जब बात आई थी तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने बिल्डिंग में अगर रेजिडेंशियल पर्पज से है तो 5, बिजनेस के लिए है तो 10, टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो 100। फर्नीचर पर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया गया था, मशीनरी पर नॉर्मल 15% के हिसाब से, कंप्यूटर पर 60% के हिसाब से, पॉल्यूशन इक्विपमेंट पर 100% के हिसाब से, बुक्स पर 100% अगर प्रोफेशनल पर्पस के लिए, अदर देन 60%। शिप पे 20% था, इंटेंजिबल पर 25% था। इज इट क्लियर? यहीं तक तो हम लोगों ने देखा था और उसके बाद फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। फॉर्मेट में बताया था ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड और एक्सेट्रा। WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस, डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग WDV। हाँ है ना, जो आएगा। आज हम लोग इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे और मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तुम लोगों को करवाया भी था, तो हम उस क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन दिया था? ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, और इस ब्लॉक ऑफ एसेट्स में 3 एसेट्स हैं, A, B, C। 5 लाख का था। ये 1 अप्रैल 16 की बात होती है। 10 नवंबर 16 को एसेट D परचेस्ड फॉर ₹3 लाख। 1 मई 2016 को एसेट A सोल्ड 2 लाख। और मैंने कहा था हमें इससे कोई लेना देना नहीं कितने की एसेट थी, कितना प्रॉफिट कमाया, इससे हमको कोई लेना देना, कितने रुपए में बेची दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहां पर ब्लॉक ऑफ एसेट का सिस्टम चलता है, पूरा ग्रुप चलता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% पर एनम, बट ऑब्वियस है WDV रहेगा। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सॉल्यूशन देखें। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, फाइव। अब बताओ अब क्या करें? मई में सेल हो रही है और नवंबर में एसेट आ रही है। हाँ बोलो। पहले ऐड करेंगे या पहले माइनस करेंगे? पहले कौन सी डेट आ रही है, सेल की या परचेज की? तो क्या करेंगे? अरे बोलो ना। जी हाँ, फॉर्मेट के हिसाब से ही चलेंगे, चाहे सेल पहले हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एसेट परचेज करेंगे। एसेट परचेज क्यों? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हल्के में ना लेना, और ऐसा भी नहीं है कि मैं लिखूं तो तुम लोग भी साथ साथ लिखना, नहीं तो आज के बाद खूब मजे ही मजे आएंगे। समझ लो इधर। कितने की खरीदी एसेट? माइनस मनी पेबल, किसका रेस्पेक्ट? इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड। ठीक, एक्सेट्रा लिख दिया। जान रहे हैं आप लोग, तैयार करके आए हैं। कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे इधर सेंटेंस? मैं बार बार बोल रहा हूं, हर एक सेंटेंस का, हर एक वर्ड का अपना एक मतलब है। सारे वर्ड मतलबी हैं। माइनस, और जब डेप्रिसिएशन की बात आएगी तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे
6 लाख पर सबसे पहले 2 पार्ट में बांटेंगे, न्यू एंड कोई नई एसेट है क्या, कितने की, 3 लाख, और ओल्ड कितनी बची, अगर 6 में से 3 निकल गया तो बचा कितना, देखो ना, जबकि हमें इससे देखो ना बचा क्या, 5 में से 2, जबकि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना, नए को अलग कर लो, बाकी जो बचा वो पुराना हो गया। ये लेस देन 180 डेज है या मोर देन 180 डेज है, यूज्ड लेस देन 180 डेज, और अगर लेस देन 180 डेज है तो इस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3 लाख का 20% का 50%, इसका 3 लाख का सीधे 20%, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडी। लिखें इसको, अब नोट करें। फॉर्मेट आपका यही रहेगा हमेशा, ठीक। हटाने, तो अब हमारे लिए डेट का कोई रेलिवेंस है इस तरह से, नहीं ना, बहुत है, किस लिए, बाकी फॉर्मेट के लिए उसका कोई रेलिवेंस, चले आगे। हमने एसेट ए को बेच डाला, कितने में, कितने में, मना करोगे, अगर कोई एसेट हमसे 6 लाख की खरीद रहा है एसेट है तो क्या तुम मना करोगे, अरे बोलना। ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। बताओ एसेट कितने में गई, बचा कितना है, अब बताओ इस 2 लाख में नई एसेट कितनी, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, और थोड़ा नहीं ज़्यादा लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अगर हम लोग को सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दी है तो बिल्कुल अजीब लगना चाहिए कि अगर सुन लो कि 2 ही लाख की एसेट बची है, जबकि हम लोग कह रहे हैं नया कितने का है, हमें मालूम है ABCD 4 एसेट थी, A बिकी है, B C और D पूरी बची हुई है, सब्जी पूरी नहीं, तो D पूरी की पूरी बची और D जबकि हमने खरीदी है 3 लाख में, तो एटलीस्ट यहाँ कितना होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। पर्पस क्या है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से यू मीन्स देयर इज अ इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव यू द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन,
द गवर्नमेंट हैज़ ओनली वन इंटेंशन, सीधा सीधा इंटेंशन में बता रहा हूँ, इसके आगे बहुत सारी कहानियाँ इस पर चलती रहेंगी और तुम लोग का कंसेप्ट अपने आप समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया। बस इसलिए एक लाइन को समझ लो, गवर्नमेंट का केवल एक ही इंटेंशन है और वो इंटेंशन है कि कोई भी एसएससी अगर कैपिटल नेचर का खर्च करता है, किस नेचर का खर्च करता है, तो उसको अधिकार है। क्या है? धिक्कार नहीं है, अधिकार है। किस चीज का? टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। Not only in the form of depreciation, there are so many other ways to get the benefit of that amount. That amount means capital nature expenditure. अगर आप कोई कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलना ही मिलना है, डिडक्शन मिलना ही मिलना है। तो अगर आपने टोटल खर्च किया था 5 लाख फिर 3 लाख, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन होगा भाई आपने 8 लाख रुपए खर्च कर दिया है तो आपको 8 लाख का क्या मिलना चाहिए? बेनिफिट। अब चाहे डिडक्शन के नाम पे चाहे डेप्रिसिएशन के नाम पे, मेरी बात समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, if any SSC has made any type of capital nature expenditure, then he has a right to get the benefit of that expenditure, either by using the term deduction or depreciation. Is it clear? तो सर क्या डेप्रिसिएशन डिडक्शन नहीं होता? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। क्या माना जाता है? ये नाम सुना होगा तुम लोगों ने अकाउंट्स में। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड? प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, है ना। अगर मेरे पास प्रॉफिट 2 लाख रुपए है और डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए का है, अगर मेरे पास प्रॉफिट 2 लाख का है और डेप्रिसिएशन 3 लाख का है अकाउंट्स में, तो बताओ प्रॉफिट कितना? क्या तुम लोग लॉस लिख देते हो? ऐसे लिखते हो क्या? लॉस। और बिल्कुल सही है, ये अकाउंट में, ये अकाउंट में, ये अकाउंट में। जबकि टैक्स में कहा जाता है अगर आपका 2 लाख का प्रॉफिट है एंड देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ ₹3 लाख, तो कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? ये 0 हो जाएगा। बात सुनना, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों सर 0 क्यों होगा? 0 क्यों होगा? बोलने दो बाबू, बोलने दो। सब समझ गए, तुम लोग पढ़ लिख करके आए हो, पढ़े लिखे हो। जो नहीं है हमें उनको समझाने दो। 0 क्यों हो गया? ऐसा मैथमेटिक्स तो हम लोग लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। घर में पूछा है 2 लाख में से 3 लाख जाए, बताओ कितना बच्चा? बच्चा नहीं, बच्चे से पूछा तो उसने कहा ये 0। 2 झापड़ मारेंगे। और वही खुद हम लोग वही करते हैं। 2 में से 3 गया तो क्या बोल रहे हैं? है ना गलत? यही बच्चा बताता तो वो बचता नहीं। लेकिन हम बड़े लोग हैं तो बट ऑब्वियस है हम लोग की सोच थोड़ी सुपर से भी ऊपर है। तो हम लोग 2 में से 3 या 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन whether there is an availability of profit or not. Means for the purpose of getting the amount of profit we have to deduct the amount of depreciation at all. अगर हमको प्रॉफिट की सिचुएशन तक पहुंचना है या लॉस की सिचुएशन तक पहुंचना है, विदाउट डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट पॉसिबल। द सेम थिंग इज इन टैक्सेशन बट स्लाइट डिफरेंसेस आर देयर। कहता है वी कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन to the availability of the profit. Means the amount of depreciation will be restricted to the amount of profit if there is a shortfall of the profit. इसका मतलब ये नहीं कि the remaining amount of depreciation you will never get the benefit of that. इसका मतलब ये नहीं जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन हम नहीं ले पाए उसका बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। मैंने पहले आते ही आज बोला कि दिस इज योर राइट, आपका ये अधिकार है कि आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया जाए। हाँ या ना? लेकिन प्रॉफिट से ऊपर नहीं।
प्रॉफिट से ऊपर नहीं। अगर आपके पास प्रॉफिट 2 लाख है और आपको 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लेना है, देन यू कैन गेट द डिडक्शन ऑफ रुपीज ओनली 2 lakhs एंड द रेस्ट ऑफ रुपीज 1 lakh विल बी अवेलेबल टू यू एज अ डिडक्शन, एज अ डेप्रिसिएशन इन द नेक्स्ट ईयर्स। और इस साल हम इस 1 लाख को मान लेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, पक्की बात है। यहां तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता था, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब था 100% ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी गिवन टू यू। यहां तो ऐसा नहीं, तो यहां क्या माना जाएगा? इसको कहा जाता है टैक्सेशन में अलाउंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस इज नॉट योर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन इज एन अलाउंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट, while in the accounting it is a charge against profit। याद रहेगा? याद रहेगा? तो कई डिफरेंसेस में एक डिफरेंस और आया। क्या करेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अब बची मेरे पास एसेट कितने की? 2 लाख। क्या मान ले पूरी नहीं है? हाँ, ये मान लेंगे जो एसेट बची है वो 3 लाख की थी, लेकिन जब मेरे पास डिडक्शन बचा ही 2 लाख का लेने का है, गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? आपको हमें टोटल डिडक्शन कितनी देनी है? 8 लाख का। 6 लाख तो आपने ले लिया ना, डिडक्शन नहीं, आपने अपना पैसा वसूल लिया। आपने कैपिटल नेचर का पैसा लगाया, कैपिटल नेचर का पैसा आपके पास वापस आ गया, तो जितना बचा उतना डेप्रिसिएशन मांगो ना। अगर आपने टोटल कैपिटल नेचर 8 लाख रुपए लगाया था और आपने 6 लाख रुपए में कोई एसेट सेल करके अपना पैसा वसूल लिया, नाउ यू कैन गेट द एलिजिबिलिटी ऑफ रुपीज 2 lakhs टू गेट द डेप्रिसिएशन। हाँ या ना, पक्की बात ना। तो आपको 2 लाख रुपए के बराबर का डेप्रिसिएशन ही अब मिलेगा। अब हमें आना है न्यू या ओल्ड। तो बचा क्या? न्यू खरीदा था कितने का? तो 3 लाख का, लेकिन बचा कितना हुआ है? तो ओल्ड कितना बचा? क्या लेस देन 180 डेज है? तो हाँ सर, लेस देन 180 डेज है। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 2 lakhs का? 20% का 50%, 20,000। दैट्स इट। यहां कितना आ जाएगा? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड था या फोर्थ था? नोट कर लो, नोट कर लो। थोड़ी स्पीड ले आना।
मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, एसेट ए चोरी हो गई, क्या हो गई, और उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं था, क्या करें। देखो इधर, ये 5 लाख सही है अपनी जगह, 3 लाख सही है अपनी जगह। अब कह रहा है मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, थेफ्ट एक्सेट्रा। लेकिन कुछ पैसा तो मिलता नहीं मिला। कितना लिखेंगे, कितना आया, सोच लो। अब डेप्रिसिएशन कितने पर मिलेगा, एसेट ए अब इसमें नहीं है, चोरी हो गई है। एसेट को यूज कौन कर रहा है, चोर, और डेप्रिसिएशन कौन अवेल करेगा, हम। ऐसा पॉसिबल है, एसेट वो चोरी करके यूज कर रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा बढ़ेगा। अरे बोलना, क्या करें, सीधा सा हिसाब, 8 लाख पर। पूछो क्यों, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंट्स होता ना, मान लेते 2 लाख की एक ही एसेट थी तो 2 लाख पीएल में ट्रांसफर कर देते, और बाकी 6 लाख पर हम कई सालों में डेप्रिसिएशन लगाते। 2 लाख पीएल में एक बार में चला जाता और 6 लाख धीरे धीरे पीएल में आता। टोटल कितना पीएल में जाता, वही तो हम अभी कर रहे हैं। अंतर यह 8 लाख पर डेप्रिसिएशन, वैसे भी पीएल में ले जाते, वैसे भी पीएल में ले जाते, अल्टीमेटली योर रिजल्ट विल बी सेम। हाँ या ना, अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम रहेगा। तो बताओ न्यू कितने की और ओल्ड कितने की, क्या न्यू यूज्ड है लेस देन 180 डेज, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 30,000 और इस पर लगेगा 1 लाख। 20% के हिसाब से कितना आ गया, दिस इज योर आंसर। थोड़ी स्पीड लाएंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा नोट करेंगे, आंसर पूरा नोट करेंगे। हो रहा है नोट, ₹1,00,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। कितना इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया, ₹1,00,000 दिया। तो बताओ डिडक्ट कितना होगा, अब समझ में आ रही है बात, कितना आ जाएगा। जब हमें अपनी एसेट के बदले ₹1,00,000 मिल गया तो हमें 7 लाख का डिडक्शन चाहिए, तो 7 लाख को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, न्यू एंड, इस पर कितना आ जाएगा, बोलो ना, कितना आया, दिस इज योर आंसर। सिंपल था, पक्का ना, बोलो, नोट करो। 590
तो पहले गलत लिखा था, इसका मतलब 590 होगा। ठीक, मैं बार बार कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा नोट करेंगे, आंसर पूरा नोट करेंगे। हटा रहे क्वेश्चन। एसेट ए को हमने डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, यानी यूज हो रही थी एसेट, बहुत पुरानी हो गई होगी, निकाल करके उसको किनारे फेंक दिया, स्टोर रूम में रख दिया, ठीक है ना, हटा दिया उसको, ले जाओ भाई फ्री में ही ले जाओ। बताओ कितने पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि पैसा तो कुछ आया नहीं। बात समझ में आई? तो डेप्रिसिएशन कितने पर? पक्का ना? ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 7। लिख लेना इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो आराम से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं इसको पूरी तरह से रब कर दे रहा हूं। हटाए, इत्मीनान से सुनना, टेक लगाकर मत सुनना। इधर देखो, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये बताओ, ये एसेट हमने कब खरीदी थी? क्या इस साल खरीदी है? प्रीवियस ईयर में नहीं खरीदी, बल्कि उसके भी प्रीवियस ईयर में खरीदी, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो इसका मतलब जब खरीदा होगा तो ब्लॉक ऑफ एसेट में जोड़ दिया गया होगा, जब खरीदा होगा तब
ना, क्योंकि लिखा है ए बी और सी केवल है। सुनना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन अराइज होता है। अगर हम आपको ये इंफॉर्मेशन ना देते तो आप कह सकते थे सर ये 3 लाख ना इस 5 लाख में शामिल होगा। One can plead that this 3 lakh is already included in rupees 5 lakh, and the other one can plead that this 3 lakh is not included in that 5 lakh rupees. Now whatever the assumption you want to take, you have to write it in the examination hall, that it has been assumed that the rupees 3 lakh is not become part of rupees 5 lakh. हाँ या ना? और दूसरा कोई एजम्पशन लिख सकता है कि इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट रुपीज 3 lakhs विल बी द फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट इन दिस ईयर, इन द ईयर ऑफ द पुट टू यूज। ऐसा भी मान सकते हो। लेकिन जब हमें क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ये ए बी और सी ही है, इसका मतलब डी तो इसमें शामिल ही नहीं है ओपनिंग में, तो पिछले साल इसको जोड़ा नहीं गया होगा। पक्की बात है ना? तो आते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ढंग से सुनना। सबसे पहले प्रीवियस ईयर 15-16 की बात करेंगे, असेसमेंट ईयर 16-17 पिछले साल की बात करेंगे। बोलो। तो जो भी हिसाब किताब रहा हो वहां पर आया होगा क्लोजिंग WDV। किसका किसका? ए बी एंड सी ओनली लिख दें। कितना आ गया? 5 लाख। अब इस साल की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18। अब आप लिखेंगे ओपनिंग WDV ए बी एंड सी। कितने से? ऊपर एक शून्य कम है। अच्छा जी। प्लस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड। अब ये यहां मत लिख देना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बिकॉज द एसेट वाज नॉट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट इट वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो यहां ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लिखेंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि खरीदा तो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में, पुट टू यूज इस साल है। हाँ या ना? तो यहां लिख देंगे पुट टू यूज। कितना? पक्का ना? जबकि ये सिस्टम गलत है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट दिस सिस्टम इज रॉन्ग, लेकिन चूंकि बुक्स ने भी कर रखा है तो हम भी मजबूर हैं कि चीज़ों को उस तरह से मैनेज करें। लेकिन होना क्या चाहिए था? इट मस्ट बी द फॉर्म पार्ट ऑफ दिस वन। जब हम लोग इस साल का बना रहे थे 15-16 का, तो उस समय ही गलती हो गई थी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। हाँ या ना? फिलहाल मारो गोली, आगे बढ़ते हैं। माइनस मनी पेबल। कितने रुपए में एसेट सेल किया है? तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस, ढंग से सुनना, माइनस करेंगे क्या? न्यू कितने की है? और ओल्ड 1 लाख की। क्या लेस देन यूज्ड 180 डेज है? हाँ या ना? सीखने का समय आ गया। नहीं, समय क्या देख रहे हो? मैंने कहा सीखने का समय आ गया, तो समय देख रहा है तो डेली इसी समय देखोगे आने दो, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो बड़े सही तरीके से कोरस गाते हो जब काट दिया तो उसके बाद नए नए ऑब्जेक्शंस ले आते हो। देखो इधर, कौन कहता है कि ये नई एसेट है? कहाँ है नई एसेट? ये दिस इज नॉट अ न्यू एसेट। The asset has already been purchased in the last year, means preceding previous year, relevant previous year के पहले। Put to use इस साल है ना, तो न्यू हो गई। खरीदे हुए तो हमको 1.5 साल से ऊपर हो गया, नहीं हो गई।
हाँ, प्रीवियस ईयर में खरीदे हो तुम, प्रीवियस ईयर में खरीदे हो तो न्यू नहीं है। ये न्यू नहीं है या न्यू नहीं है? हाँ बोलो, ये न्यू नहीं है। हाँ, ठीक है, न्यू नहीं है, दिस इज द ओल्ड वन एसेट। अच्छा जी, ओल्ड वन एसेट में आप ले जाएंगे तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखकर काट डालना, ताकि जब दोबारा रिवीजन करोगे घर पे तो ये समझ में आएगा दिस इज नॉट अ प्रॉपर मेथड, दिस इज द करेक्ट मेथड। न्यू 0, ओल्ड 4 लाख। अब बताओ इसको दो पार्ट में बांटे या ना, क्योंकि 180 दिन से कम एसेट यूज हुई है कि नहीं? बांटे या ना बांटे? ये लो, ठेंगा लाइक नहीं है। अरे ओल्ड है, ओल्ड में क्या मतलब तुमको एक दिन भी यूज हुई हो? यहां पर ओल्ड पर पूरा डेप्रिसिएशन मिलता है साल भर का, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, चाहे भले ही एसेट एक ही दिन यूज हुई हो, चाहे भले ही एसेट एक दिन यूज हुई हो। अगर ये इस एसेट 31 मार्च 2016 को भी आई होती ना, एक दिन पहले, तो भी साल भर का डेप्रिसिएशन देते, बिकॉज दिस इज नॉट द न्यू वन एसेट, दिस इज द ओल्ड वन। अब कहोगे सर आपने लिखवाया था वो लाइन, आपने वो नोट लिखवाया था, इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज देन द 50% ऑफ द, जरा खोल उसको, और मैं फिर से वही लाइन पढ़ने जा रहा हूं जो मैंने आपको लिखवाया था। खोलो, नहीं है। इफ एनी एसएससी एक्वायर्ड एनी एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसके आगे मैंने लिखवाया है ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के आगे क्या लिखा है? इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के आगे वर्ड क्या लिखा है? एक, केवल एक वर्ड, एंड को छोटा मोटा मत समझना, हम बड़े काम की चीज, तो एंड को सर्कल बना लो। मैंने बार बार बोला एक एक वर्ड का मतलब है, एक एक सेंटेंस का मतलब है, तो उस मतलब को उसी तरह से समझना। इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड, यानी प्रीवियस ईयर में एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज अगर होगा तो ये शर्त लगेगी। नहीं मिला तुमको? मिला। एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, ये एक्वायर्ड किसी और साल में है, पुट टू यूज किसी और साल में, तो वो 50% वाली शर्त नहीं लगेगी। अब बात समझ में आई? पक्की बात है, क्लियर है? तो यहां पर वो शर्त नहीं लगेगी, पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा 20%, यानी दिस इज योर आंसर। थोड़ी सी स्पीड लिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, बात समझ में आई? मैंने एसेट्स का नाम हटा दिया है, ऊपर नाम ABCD जो था हटा दिया।
फिर एक नई चीज सीखने को मिलेगी इसमें। चले? अरे बाबू तुम लोग बहुत स्पीड धीरे है। हमारी स्पीड बहुत तेज है। सोचो ना, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और पूरा कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है, पता चल रहा है? हवा भी नहीं लग रही होगी। अच्छा लग रही है। बुक्स में क्या करते हैं, 15 क्वेश्चन दे देते हैं, 15 अलग अलग रहते हैं, तो हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अब एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में पता चल रहा है कि करना क्या है, कौन सी सिचुएशन में क्या हो सकता है। चलो हटाते हैं इसको, हटा रहे हैं। चले, अब मान लेंगे ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पिछली बार का जो ओपनिंग बन के आया है ना, इसमें मान लेंगे चारों एसेट हैं, कुछ नहीं दिया है, तो हमारे पास मानने का पूरा अधिकार है। और मानने का अधिकार क्या, हमको फॉर्मेट यही तो बोलता है, एक्चुअल एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब जब फॉर्मेट यूज हुआ होगा तो वो एसेट इसमें शामिल हो गई होगी। कैसे? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एक्चुअल कॉस्ट, कितने का, जितना भी आया हो, लेकिन यहां पर ये 3 लाख रुपए शामिल हो गया। कितना डेप्रिसिएशन मारो बोली, उससे कोई लेना देना नहीं। ये 5 लाख आया, तब आया क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ए बी सी एंड डी। मानने का पूरा अधिकार है क्योंकि फॉर्मेट यूज किया होगा मैंने, तो एक्चुअल कॉस्ट वर्ड यूज किया होगा, यानी 3 लाख पिछले साल ही शामिल हो चुकी है। तो क्या फिर इस साल शामिल करोगे? नहीं सर, इस साल अब दोबारा इसको शामिल नहीं करना। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, अब पूरा लाइन लिखोगे, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कितना, नील, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में शामिल हो चुका है, इस साल दोबारा शामिल करने की जरूरत नहीं। अब बात समझ में आई? हाँ या ना? अच्छा, कितने में एसेट बेची है, बचा कितना, 1 लाख। अब 1 लाख पर डेप्रिसिएशन का न्यू कितने की है, अब अपने आप समझ में आ गया होगा, न्यू तो है ही नहीं। अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, न्यू तो है ही नहीं, केवल पुरानी एसेट्स है और पुराने पर पुट टू यूज एंड एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है, तो केवल डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना बचा? बात समझ में आई जी? नोट कर लें, इसको ना लिख लेना। क्वेश्चन नोट कर रहे हो ना तुम लोग? हाँ, जी, हाँ, कितना आया ओपनिंग डब्ल्यूडी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स? सच सच बताना, कसम है तुम लोगों को, प्लस एक्चुअल
अभी तो ये लेक्चर ही शुरू नहीं हुआ हम लोगों का। एक्चुअल कॉस्ट पूरा एक लेक्चर जाएगा अभी उसमें। अभी तो ये तो हम लोगों ने शुरू ही नहीं किया है, अभी तो हम लोग बेसिक ही चल रहे हैं। बेसिकली हम इस टॉपिक को एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं मालूम है? गागर में सागर। जितना अंदर डूबोगे उतना डूबते चले जाओगे। हर कोई परेशान रहता है इस टॉपिक से, फाइनल तक सब परेशान। गाना था ना, मैं परेशान परेशान, तो परेशान है सब। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड कितने का? माइनस मनी पेबल। कितना? क्लोजिंग WDV बताओ। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 लाख पर न्यू कितना? और हाँ बोलो। क्या जीरो? अरे 6 लाख बचा हुआ है, डेप्रिसिएशन डिडक्शन कहाँ मिला तुम्हें? सारा बेच दिए? सारा बिक गया है? सारा बिक गया है। कई लोगों की मुंडी ऐसे ऐसे। क्या? धोनी हो? हमें धोनी का नहीं समझ में आता है, हमें अलमारी धोनी है। हमारा स्टूडेंट था, कहता था ट्रेन में उसके साथ जा रहे थे, उसकी मोबाइल चलनी बंद हो गई। मैंने कहा क्या है? कह रहे सर बैटरी ख़राब है, बैटरी बदलानी है। मतलब मेरे ही ऊपर एक लांछन लगा दिया, खराब चीज़ बदलानी होती। जैसे केजरीवाल ने अपने आप को डेंगू बनाया है। नहीं, पॉइंट नहीं था उसकी बातों में, पूरे वर्ड्स थे। डैश वगैरह सब कुछ था, केवल पॉइंट नहीं था। इधर देखो, क्या बकबकाए हो? क्या बोला है? इधर देखो, मेरे दोस्तों ने मेरा एक नाम रखा था, नहीं बताएंगे। वो गड़बड़ हो जाएगा। इधर देखो, बताओ ना, इधर देखो, शर्म नहीं आती कुछ तो? इधर देखो, उसके बदले हमने भी उसका नाम रखा था। लेकिन हाँ, वो अपना नाम हम नहीं बताएंगे, वो वाला। आज भी जब मिलता है तो उसी नाम से सब लोग जानते हैं। मतलब जो 5-6 दोस्त थे। नहीं, उसका भी नहीं बता सकते। देखो इधर देखो, इधर देख, अरे जब मेरी चारों की चारों एसेट बिक गई हैं, अब काहे का डेप्रिसिएशन? क्यों सर? आपने तो आज आते ही बोला था कि टैक्सेशन में अगर हमने कोई कैपिटल नेचर का खर्च किया है तो सरकार ने कहा आपके ऊपर, आपको इस चीज़ का अधिकार है। क्या है? अधिकार है कि आप उसकी डिडक्शन ले, और कोई भी उसको रोक नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता?
रोक नहीं सकता आपको उसकी डिडक्शन लेने से। तो 6 लाख तो अभी बचा हुआ है और इस 6 लाख का मुझे डिडक्शन नहीं मिला, नहीं मिला ना। 4 एसेट थी, चारों की एसेट चारों, तो मेरे पास एसेट कितने की बची? 6 लाख की। 6 लाख की एसेट्स कितने की बची? बोलने दो, कितने की बची? 6 लाख की। लेकिन अब जरा देखो, ये मैंने आधा लिखा था। हाँ, क्या लिखा था मैंने इसके आगे? कोई हमको बताएगा क्या लिखते हैं? अच्छा, अब जा करके ये पूरा हुआ। और जब हम इसको पूरा करेंगे तो हमें मालूम है जब एसेट नहीं है तो ये 0 है। केवल क्लोजिंग WDV लिखने से काम नहीं चलेगा। क्लोजिंग WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस, सॉरी, क्लोजिंग WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। क्लियर? 0 हो गया तो डेप्रिसिएशन भी। तो सर हमें बेनिफिट कहाँ मिला? 8 लाख के बदले 2 ही लाख तो हम वसूल कर पाए, 6 लाख तो जेब से चला गया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं जाने देंगे, गवर्नमेंट ने कहा नहीं जाने देंगे। अगर एसेट, आपका ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट हो गया है, क्या हो गया है? मर गया है। क्या हो गया है? सीज टू एग्जिस्ट हो गया है। क्या हो गया है? सीज टू एग्जिस्ट हो गया है। ये सिचुएशन है जब हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। इफ देयर वर 4 एसेट्स इन आवर ब्लॉक एंड ऑल द एसेट्स वेर सोल्ड आउट। हाँ या ना? तो कहा गया दिस इज द केस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट गेट्स सीज टू एग्जिस्ट। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। और जब हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैलकुलेट किया जाता है? वो हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हेयर कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कैपिटल गेन। कितने का लॉस हुआ है आपको? कितने का लॉस हुआ है? 6 लाख। कैसे आएगा 6 लाख? सर सेल कंसीडरेशन कितने में सेल किया था? सर 2 लाख में सेल किया था। और वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स कितनी थी? वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट लिख देना ओपनिंग प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। टोटल लिख लेना, कितना आ जाएगा? 8 लाख। कितना बचा? क्या ये प्रॉफिट आया या लॉस आया? तो ये आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ब्रैकेट में लॉस। तो ये ब्रैकेट में है तो क्या आ जाएगा? लॉस। हाँ या ना? आपको बेनिफिट तो मिल गया ना टैक्स का, आपको डिडक्शन एक तरह से मिल गई, आपको टैक्स की छूट मिलेगी। 6 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ में आई? दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सुनोगे तो अच्छी बात है, लिखने के लिए अभी मैं बोलूंगा लिखो। इफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट गेट्स सीज टू एग्जिस्ट देन इन दैट केस वी आर नीडेड टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कहोगे सर एसेट अगर 10 साल पहले की है, एक एसेट 15 साल पुरानी है, एक एसेट 10 साल पुरानी है, एक एसेट 2 साल पुरानी है, 2 महीने, यही पूछने जा रही थी। अच्छा, तो कहा गया डेप्रीशिएबल एसेट्स पर हमेशा, डेप्रीशिएबल एसेट्स पर हमेशा कब 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 हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। क्या? नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन डेप्रिशिएबल एसेट there is always short term capital gain। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ। सुन लो, अगर मैं ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स में से, नोट हो चुका है नहीं हो चुका है? तो नोट कर लो, पहले नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 दे, थोड़ा जल्दी कर लो।
गया। एसेट ए को मैंने बेच दिया 9 लाख रुपए में। कितने में? यानी अकेले एसेट ए, सुन लो, गवर्नमेंट ने कहा आपको हम डिडक्शन देने को तैयार हैं। किस नेचर का? अगर आपने खर्च किया हो कैपिटल नेचर का। आपने कैपिटल नेचर का टोटल कितना खर्च किया? 8 लाख। आपने केवल एसेट ए बेचकर कितना ले लिया? तो सारा पैसा तो आपने ले लिया उल्टा। अब काहे का डिडक्शन रे? नहीं, अब काहे का डिडक्शन? तुमने जितना कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया था वो सारा का सारा आपने रिकवर कर लिया। तो बचा कितना? कितना बचा? 0। अब आ जाएंगे वापस इसमें, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। कौन सा कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। टैक्स देना पड़ेगा इतना पर, बस सिंपल है। क्या दिक्कत थी भाई? यानी 2 सिचुएशंस ऐसी थी जहां पर हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट हो रहा है। सुन लो, क्वेश्चन नंबर 9 में जहां पर हमने सारी एसेट्स बेच दी, कम पर ज्यादा पे वो बात दूसरी है, बट देयर इज नो एनी एसेट्स रिमाइंड इन आवर ब्लॉक ऑफ एसेट्स, तो किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? किसी पर नहीं होगा। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दूसरी सिचुएशन बताई, वेयर 1, 2 और 3 एसेट्स हैज बीन सोल्ड and still there are some assets which are remained in our block of assets, but the sale proceeds of those sold assets is greater than the value of block of assets. अब बात समझ में आई? 1-2 को ही सेल किया लेकिन उनकी वैल्यू इससे भी अधिक हो गई, तो ब्लॉक ऑफ एसेट 0 हो जाएगा। अब कैसा डेप्रिसिएशन? और ये दोनों सीज टू एग्जिस्ट के बारे में जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 50। किसमें? सेक्शन 50 आपको बताता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 50 ये बताता है व्हेन अ ब्लॉक ऑफ एसेट, जब कैपिटल गेन पढ़ोगे ये सेक्शन आएगा और मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अभी बता दे रहा हूं। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ एसेट गेट्स सीज टू एग्जिस्ट, पहला, वेयर all the assets comprising in block are sold, discarded, damaged, हाँ या ना, etc. दूसरा, where one or more or assets are sold, still some assets remained in block, but the sale proceeds is greater than the value of block of assets. बोलो ना। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बात समझ में आई?
मिनट है। अब जो हम बताने जा रहे हैं थोड़ा सा हिंट देंगे 2 मिनट आपको किसके बारे में, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर सकें, दिमाग में ये रहे कि हाँ ये नई चीज़ नहीं है बल्कि पुरानी। सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट to the assessee shall be reduced by that portion which is directly or indirectly met by any other person or authority। ये डेफिनेशन है आपकी एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेट बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। उम्मीद करते हैं ये सेक्शन 50 समझ में आ गया। तो आज जो हम लोगों ने बेसिकली सीखा वो ये सीखा एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, और दूसरा जो सीखा वो था ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट और यूज ऑफ द फॉर्मेट, कैसे फॉर्मेट को यूज करना है। सेक्शन 43(1) जो अब इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, 13 एक्सप्लेनेशंस हैं। कितनी? 1 to 13। बहुत ही सिंपल है और सब लाइन से याद हो जाएगी। 1 क्या, 2 क्या, 3 क्या, सब रट जाएगा, चिंता मत करना। समझ लोगे एक बार तो अपने आप वो चीज़ आएगी, मुंह से बाहर निकलेगी। इधर देखो, हम मार्केट में गए, सुनो इधर, हम मार्केट में गए, मैंने दुकानदार से कहा ये पेन चाहिए, उसने कहा ले लो। मैंने कहा कितने की? कहा 25 रुपए की। मैंने जेब टटोला, जेब में 25 रुपए नहीं थे। बगल में मेरा दोस्त खड़ा था, उसने मेरा मुंह देखा। मैंने कहा दोस्त मेरी जेब में तो केवल 20 रुपए हैं, छोड़ो बाद में खरीद लेंगे। नालायक बोलता है चलो ठीक है खरीदे। लेकिन अगर वो अच्छा दोस्त होगा तो कहेगा मेरे रहते तुम्हें क्या टेंशन, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, 5 रुपए अगले साल ले लेना। ये लो 5 रुपए। उसने मुझे 5 रुपए दिया। मैंने कहा लौटाना कब है मेरे भाई? कहता है जरूरत नहीं है लौटाने की, जा तुझे दान दे दिया। बताओ मेरे लिए उस पेन की कॉस्ट कितनी है? दुकानदार ने कहा 25 रुपए और मेरे दोस्त ने दे दिया 5 रुपए। मेरे लिए उस पेन की कॉस्ट कितनी है? मुझे डेप्रिसिएशन कितने पर मिलना चाहिए, 25 पर या 20 पर? कितने पे? कितने पे? कितने पे? 20, 20। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी कितना रुपया? शैल बी रिड्यूस्ड यानी माइनस कर दो बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय माई फ्रेंड। तो 25 में से 5 गया। अब समझ में आई बात? खुद ही बोल रहा है और सही भी है। गवर्नमेंट ने कहा था मेरा इंटेंशन आपको उस अमाउंट की डिडक्शन देना है एज अ डेप्रिसिएशन
विच यू हैव इनकर्ड, जो मैंने खर्च किया हो एक्चुअली। अब बात समझ में आई, हाँ या ना? तो एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सप्लेनेशन 1 2 सेक्शन 43 1 2 3 4 5 6 7 7A। क्या 7? फिर उसके बाद 8 9 10 11 12 एंड थैंक यू बच्चों।